लीजिए सुनिए साहित्य विज्ञान कोश द्वारा प्रस्तुत हिंदी साहित्य का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम हिंदी साहित्य आशय एवं स्वरूप, शोध आलेख एवं स्वर हैं अरविंद कुमार कबीरपंथी के। किसी भी भाषा के साहित्य को समझने से पूर्व हमें उस भाषा के बारे में यह जानना अति आवश्यक होता है कि देश, काल एवं परिस्थिति के अनुरूप समाज में उसकी अवस्थिति क्या है। वही उस भाषा की परिभाषा तय करती है। जहां तक हिंदी भाषा का सवाल है तो ये एक भारतीय आर्य भाषा है जिसका सफर लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर आज भी अनवरत जारी है। हिंदी स्वयं में एक समूह है जो कई उपभाषाओं या बोलियों का नेतृत्व करती है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास क्रम क्या है। ये जानने के लिए आइए एक नजर डालते हैं भारतीय आर्य भाषाओं पर। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, ये 2 खंडों में विभाजित है, जिनमें पहला है वैदिक संस्कृत। इसका काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है लौकिक संस्कृत, जिसका काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरी आर्य भाषा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी सन तक माना जाता है। ये 3 खंडों में विभाजित है। पहला पाली, जिसका काल 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक माना जाता है। दूसरा प्राकृत है, जिसका काल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी सन तक माना जाता है। तीसरा अपभ्रंश, जिसका काल 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन तक माना जाता है। तीसरी भारतीय आर्य भाषा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका काल 1000 ईस्वी सन से अब तक माना जाता है। इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी, हरियाणवी अथवा बांगरू और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत ढूंढाड़ी अथवा पूर्वी राजस्थानी, मारवाड़ी अथवा पश्चिमी राजस्थानी, मेवाती अथवा उत्तरी राजस्थानी और मालवी अथवा दक्षिणी राजस्थानी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मध्यवर्ती पहाड़ी, जो 2 भागों में विभाजित है, कुमाऊनी और गढ़वाली, और पश्चिमी पहाड़ी। इनके अतिरिक्त भी कई भाषाएं हैं जो आधुनिक आर्य भाषाएं कहलाती हैं, लेकिन उनका हिंदी से संबंध नहीं है। वे भाषाएं हैं गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगला, उड़िया, असमिया आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी लगभग 17-18 उपभाषाओं अथवा बोलियों का एक समूह है जो वर्तमान भारत में मुख्यतः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि प्रांतों में बोली जाती है, किंतु भारत की राजभाषा होने के कारण ये भाषा पूरे देश में बोली जाती है। हिंदी के बारे में जानने के उपरांत अब बात करते हैं साहित्य की।
तो साहित्य किसी भाषा का संचित कोश माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति साधन हित के परस्पर मेल से हुई है। सा का अर्थ है साथ और हित का मतलब है कल्याण, अर्थात सामाजिक मंगल या लोक मंगल। इस प्रकार साहित्य किसी भाषा का संचित कोश होता है जिसमें लोक मंगल की भावना निहित होती है। साहित्य लोक मांगलिक इसलिए है क्योंकि ये एक तरफ समाज की कमियों को उद्घाटित करता है, वहीं उन कमियों को दूर करने के लिए समाधान भी प्रस्तुत करता है। अर्थात साहित्य समाज का दर्पण भी है और दीपक भी। दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है और साहित्य समाज के प्रतिबिंब को दिखाता है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। वहीं दीपक का कार्य होता है राह दिखाना या प्रकाश करना। साहित्य समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को दिखाता है, इसलिए साहित्य को समाज का दीपक भी कहते हैं। कहने का आशय यह है कि साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे साहित्यकारों ने साहित्य को समाज का प्रतिबिंब कहा है, अर्थात यदि समाज बिंब है तो साहित्य उसका प्रतिबिंब। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को समाज का दर्पण और दीपक दोनों कहा है। जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य होगा और साहित्य के अनुरूप समाज बदलता रहता है। साहित्य में समाज का चिंतन और राष्ट्रहित की भावना निहित होती है। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के आशय के बारे में। हिंदी भाषा में संचित कोश को हिंदी साहित्य की संज्ञा दी जाती है, जिसमें हिंदी की समस्त बोलियों के साहित्य का संग्रह पाया जाता है। अर्थात यदि हिंदी विभिन्न बोलियों का समुदाय है तो उन बोलियों में सृजित साहित्य ही हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य की दो प्रमुख विधाएं मानी गई हैं, पद्य एवं गद्य। हालांकि इन दोनों विधाओं के भी अनेक रूप होते हैं। पद्य के अंतर्गत छंदबद्ध एवं छंद मुक्त रचनाएं, खंड काव्य, प्रबंध काव्य आदि, और गद्य के अंतर्गत कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, आलोचना, समीक्षा, निबंध आदि विधाएं आती हैं। हिंदी साहित्य में एक बात मुख्य रूप से दिखाई पड़ती है कि आरंभ में साहित्य का लिखित रूप पद्यात्मक ही मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पद्य में भावनाओं एवं अनुभूतियों को व्यक्त करने में सुविधा होती है। साथ ही इस विधा के माध्यम से कम शब्दों में बड़ी बात को भी सरस ढंग से प्रस्तुत की जा सकती है। अनेक शोधों से यह पाया गया कि आरंभ में मनुष्य भावनात्मक अधिक रहता है, तब उसकी अभिव्यक्ति पद्य में अधिक होती है। धीरे धीरे जब उसकी विचार बुद्धि विकसित होती है, तब लगता है कि समाज सिर्फ भावनाओं पर नहीं चल सकता, उसके लिए चिंतन की भी आवश्यकता पड़ती है। उसे यथार्थ की कठोर भूमि पर भी उतरना पड़ता है, तभी उसकी भाषा गद्य की ओर उन्मुख होने लगती है। भारतीय साहित्य की मूल रगनी समूहमुखी है। इस तथ्य को सदैव स्मरण रखना होगा। देश काल की स्थिति के अनुरूप जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब हिंदी साहित्य में मिलता है। समूह की ध्वनि जब बदलती है तब साहित्य में भी परिवर्तन होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य को प्रारंभ से अब तक 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का आदिकाल विविधताओं एवं अंतर विरोधों से भरा पड़ा है। एक तरफ
परंपरागत धार्मिक रूढ़ियों के विरोध में तमाम धार्मिक आंदोलन किए जा रहे थे, जिनके तहत सिद्ध, नाथ एवं जैन साहित्य की रचना हुई। वहीं राजनीतिक दृष्टि से ये काल घोर अशांत एवं हलचल भरा था। 800 ईस्वी के आसपास राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारतवर्ष में केंद्रीय सत्ता विखंडित हुई और देश छोटी छोटी रियासतों में बंट गया और फिर उन रियासतों के मध्य उत्पन्न हुई आपसी कलह एवं वैमनस्य की भावना, सामंतों के अंदर विलासिता की भावना अधिक तीव्र हुई। साथ ही राज्य विस्तार पाने के लिए वे सामंत दूसरे प्रांतों या रियासतों में चढ़ाई करने में भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे। परिणाम स्वरूप उन सामंतों के आश्रय में रहने वाले दरबारी कवियों ने श्रृंगारपरक एवं वीर गाथात्मक रचनाएं लिखनी शुरू कर दी। उस समय देश में युद्ध की ध्वनि अत्यंत प्रबल थी। ऐसे में दरबारों में रहने वाले कवि अपने राजा की प्रशंसा में वीर रस प्रधान रचनाएं लिखकर उन्हें सभा में प्रस्तुत करते। कवि विशेष रूप से अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लगे रहते थे और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध क्षेत्र में भी कूद पड़ते, जिससे उनकी कलम और तलवार दोनों को चलाने की कुशलता का परिचय प्राप्त होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग की वीर गाथात्मक रचनाओं को ही आधार बनाकर इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो इस काल की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसमें छंदों का विस्तार और भाषा का सौंदर्य दोनों ही मिलते हैं। आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को ही हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, जो कि वीर एवं श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इसमें चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के 14 विवाहों का उल्लेख किया है। प्रस्तुत है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का एक अंश। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग, लिखी कग्गर दिन्नौ, लगन बरब रचि सरब दिन, द्वादश ससिलिन्नौ, 111 अरु 30 साख संवत परमानः, जो पितृ कुल शुद्ध बरन, बरि रखौ प्राणः। जगनिक कवि का आलाखंड या परमाल रासो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसमें आला और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन है। आलाखंड एक वीर रस प्रधान काव्य है, जिसे सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैंसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रमुख लोक काव्य है, जिसकी 2 पंक्तियां तो आज भी अल्हैद के ढोल के गंभीर घोष के साथ सुनाई दे जाती हैं। बारह बरिस ले कूकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन कौधिकार। अमीर खुसरो भी इसी काल में हुए। उनकी पहेलियों एवं मसनवियों का हिंदी साहित्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। खुसरो की कविताओं में युग परिवर्तन का आभास मिलता है। उन्होंने अपना खालिक बारी कोश तैयार करके भाषा के आदान प्रदान में बहुत बड़ी सहायता पहुंचाई। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में जन्मे अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। इसी कारण इन्हें खड़ी बोली का पहला हिंदी कवि माना जाता है। भक्ति काल को 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा।
निर्गुण भक्ति शाखा को भी 2 उप शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिनके नाम हैं ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। वहीं सगुण भक्ति शाखा को भी 2 उप शाखाओं में बांट दिया गया है, जिनके नाम हैं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत वे संत कवि हुए जिन्होंने घोषणा की, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई। इनमें प्रमुख कवि हैं कबीर, नानक, पीपा, दादू, रविदास, मलूकदास इत्यादि इसी समय में हुए। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि सांसारिक प्रेम के मार्ग से परमात्मा के प्रति अनंत प्रेम व्यक्त करते थे। इन कवियों को सूफी कवि की संज्ञा दी गई है, जिनके यहाँ ईश्वर का विरह भक्ति की प्रधान संपत्ति है। सूफी संसार में अपने प्रियतम परमात्मा की ही छवि सर्वत्र देखता है। जैसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी इत्यादि सूफियों में प्रमुख हैं। इनकी रचनाएं पद्मावत, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली आदि हैं, जिनमें दोहा चौपाई वाली शैली यानी कि कड़वक शैली प्रयुक्त हुई है। इसके साथ ही राम भक्ति शाखा का उदय हुआ, जिसमें तुलसीदास प्रमुख हैं। नाभादास, प्राणचंद, हृदयराम आदि इसी काल में हुए। भक्ति काल में एक और ज्ञानी संत कबीर, सूफी, जैसी आदि हुए, वहीं राम भक्त तुलसी और कृष्ण भक्त सूरदास भी हुए। यही वजह है कि इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। राम भक्ति से अधिक कृष्ण भक्ति में जनता की रुचि हुई। परिणाम स्वरूप राम भक्ति शाखा से अधिक इस शाखा के कवि अधिक हुए। सूरदास के अतिरिक्त रहीम, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, गंग, मीरा, रसखान, नरोत्तम दास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। हालांकि तुलसीदास ने अनमोल साहित्य की रचना की। उनके अमर काव्यों में नैतिकता एवं मानवता के आदर्श भरे पड़े हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य तक लोगों का ध्यान रस, अलंकार, शब्द शक्ति और रीति निरूपण की ओर बढ़ा। इसलिए भक्ति काल के बाद की रचनाओं का नाम रीतिकालीन कविता पड़ गया। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ के अनुसार व्युत्पत्ति, प्रयोग और परंपरा के आधार पर कहा जा सकता है कि रीति शब्द संस्कृत के समान हिंदी में भी बहुत पहले से काव्य रचना पद्धति के लिए रूढ़ है। रीति शब्द को इसी रूढ़ अर्थ में ग्रहण करते हुए कह सकते हैं कि रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई है। हिंदी भाषा साहित्य के उत्तर मध्यकाल में अनेक कवियों ने संस्कृत काव्यशास्त्र के नियमों की बंधी बंधाई परिपाटी पर अपने काव्य की रचना की। इसीलिए आज उन्हें रीति कवि और उनके काव्य को रीति काव्य संज्ञा से अभिहित किया जाता है। रीति काल में साहित्य के शास्त्रीय ज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है। काव्य ग्रंथ चमत्कार प्रधान हो गए। इस काल के प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, बिहारी लाल, देव, पद्माकर, भूषण, घनानंद आदि। इन कवियों की भाषा साहित्यिक थी। बिहारी की विशेष रूप से बिहारी के दोहों के लिए तो कहा भी जाता है। सतसैया के दोहरे ज्यो नानक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। हिंदी की श्रृंगारिक कविता के विरुद्ध आंदोलन का श्री गणेश उसी दिन से समझना चाहिए जिस दिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना भारत दुर्दशा नाटक प्रस्तुत किया और कहा,
रोवहूं सब मिली आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की शुरुआत भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने प्रतिपाद्य को कहीं व्यंग के माध्यम से व्यक्त किया, तो कहीं उन्होंने अतीत की प्रेरणादायी प्रसंगों की चर्चा करके नवयुगों को पुनर्जागरण का मंत्र दिया। अंग्रेजों की शोषण नीति का प्रतिबिंब भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन काव्य पंक्तियों में स्पष्ट दिखाई देता है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। भारतेंदु की नई कविता हिंदी में नई प्रगति का संदेश लेकर आई, जिसमें सामाजिक, सांप्रदायिक, राजनीतिक और साहित्यिक क्षेत्रों में हलचल हुई। परिणाम स्वरूप जनता में शिक्षा के प्रति रुचि जागी। अभी तक ब्रजभाषा ही कविता का माध्यम थी। कवित्त, सवैया आदि छंदों का ही प्रयोग होता था, किंतु अब खड़ी बोली का भी प्रयोग होने लगा। छंदों में भी अनेक रूपता आने लगी। खड़ी बोली उस समय कर्कश थी, किंतु अब उसमें कोमलता लाने की चेष्टा आरंभ हो गई। देश के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त करके इस युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज वपन का महत्वपूर्ण कार्य किया, जो द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्रभक्त कवियों के काव्य में खूब पोषित हुई। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। खड़ी बोली को परिष्कृत एवं स्थिरता प्रदान करने वाले कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली कविता के प्रमुख कवि आचार्य बन गए, किंतु पंडित श्रीधर पाठक ने इनके द्वारा 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभालने से पूर्व ही खड़ी बोली में कविता लिखकर अपनी स्वच्छंद वृत्ति का परिचय दे दिया था। द्विवेदी युग में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, नाथूराम शंकर शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी आदि विलक्षण शब्द निर्माता हुए। इस युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे राष्ट्रकवि से विख्यात मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने 1912 में भारत भारती की रचना करके हिंदी भाषियों में देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं प्रबुद्ध की। जयद्रथ वध जो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई, पंचवटी जो 1925 में, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और द्वापर 1936 में प्रकाशित हुई आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। आधुनिक राष्ट्रीय कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि भी उल्लेखनीय हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं अत्यंत प्रसिद्ध है और नवीन की पंक्तियां कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, त्राही त्राही रव छाए। आधुनिक हिंदी कविता के तीसरे चरण का आरंभ छायावादी काव्य शैली से होता है। छायावाद का युग मोटे तौर पर सन 1918 से सन 1936 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग के 4 प्रमुख कवि सदैव अविस्मरणीय रहेंगे: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये चारों कवि छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। इनकी विशेषताएं हैं व्यापक मानवीय चेतना, सौंदर्य बोध और संवेदनशीलता। सुभद्रा कुमारी चौहान भी इसी समय हुई, जिनकी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता बच्चों के मुख पर
आज भी ज्यों का त्यों गिलकती रहती है। इसी युग में कवि हरिवंश राय बच्चन भी हुए, जिनकी मधुशाला किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सन 1936 के बाद जिस धारा में कविता बही, उसका नाम प्रगतिवाद है। कविता को जनता की संपत्ति कहा जाता है। इस युग में कवि व्यक्तिगत सुख दुख से हटकर समाज का सुख दुख चित्रित करने लगा। इस युग के प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, रांगीय राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन और गजानन माधव मुक्तिबोध। सन 1943 से जिस नई काव्यधारा ने जन्म लिया, उसे प्रयोगवाद कहा गया। इसके प्रवर्तक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित थीं। ये कवि थे अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन, प्रभाकर माचवे बलवंत और रामविलास शर्मा। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए। पहला तार सप्तक नाम से सन 1943 में प्रकाशित हुआ, जिसका उल्लेख किया जा चुका है। दूसरा सप्तक सन 1951 में, तीसरा सप्तक सन 1959 में और चौथा सप्तक सन 1979 में प्रकाशित हुए। दूसरा सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक के कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। और चौथा सप्तक के कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। वहीं नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। छठे दशक यानी सन 1953 के आसपास नई कविता का उदय हुआ, जिसमें पिछली काव्य धाराओं की अनेक प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। उसमें छायावाद का रोमांस भी है, प्रगतिवाद की सामाजिक चेतना और प्रयोगवाद का वैयक्तिक भावबोध भी नजर आता है। नई कविता नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने दिया था। सर्वप्रथम अपने एक रेडियो संवाद में उन्होंने नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। सन 1953 से नए पत्ते पत्रिका के जनवरी-फरवरी अंक में यह संवाद नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। सन 1954 में जगदीश गुप्त के द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ और तभी से नई कविता आंदोलन ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। हालांकि बच्चन सिंह ने माना है कि दूसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो गया था, जहां प्रयोगवाद में अतिशय बौद्धिकता और प्रयोगशीलता का अतिरेक दिखाई पड़ता है, वहीं नई कविता एक संतुलित काव्य आंदोलन है। नई कविता प्रवाहमान है और इसका भविष्य उज्जवल है। नई कविता के प्रमुख कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दुष्यंत कुमार, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कैलाश वाजपेयी, नरेश मेहता, धूमिल, मणि मधुकर, ऋतुराज, चंद्रकांत देवताले, राजेश जोशी, मलयज, मंगेश डबराल, रामदरश मिश्र, इंदु जैन, अमृता भारती,
स्नेहमयी चौधरी, कुसुम अंसल, आलोक धनवा, लीलाधर जुगड़ी, उदय प्रकाश, श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि। नई कविता आंदोलन के आरंभ के कुछ वर्षों बाद उसके समानांतर समकालीन कविता का सूत्रपात भी हुआ। ऐसा माना जाता है कि सन 1960 के बाद की कविता को साठोत्तरी अथवा समकालीन कविता नाम से अभिहित किया जाता है, जिसके प्रमुख कवि हैं राजकमल चौधरी, जगदीश गुप्त, बलदेव वंशी, ज्ञानेन्द्र पति, अरुण कमल, भगवत रावत, इब्बार रब्बी, स्वनिल प्रयाग शुक्ल, मदन कश्यप, अशोक वाजपेयी, लीलाधर मंडलोई, नरेंद्र जैन, रमेश चंद्र शाह, विनोद कुमार शुक्ल, कुमार अंबुज, विष्णु खरे, बोधिसत्व, गीत चतुर्वेदी आदि। इन आंदोलनों में खास बात यह रही है कि या तो इनकी कालावधि में बहुत अधिक अंतर नहीं है या फिर ये एक दूसरे के समानांतर चल रहे थे। इसीलिए कौन सा कवि किस काव्य आंदोलन के अंतर्गत आता है, ये तय कर पाना मुश्किल लगता है। इसकी दूसरी वजह यह भी थी कि इन आंदोलनों की काव्य प्रवृत्तियां लगभग समान थीं। जहां तक नवगीत का प्रश्न है तो इसकी शुरुआत सन 1958 में राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित नए गीतों के प्रथम संकलन गीतांगनी से मानी जाती है। ये आंदोलन नई कविता के उस दावे के विरोध में उपजा जिसमें यह माना जाता था कि गीतों में भावबोध को जटिलता के साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस कथन के पक्षधर यह मानते थे कि गीत सिर्फ भावुकता और रोमानियत की अभिव्यक्ति है। नवगीत के समर्थकों ने समकालीन यथार्थ को धारण करने वाले गीत लिखे। नवगीत परंपरा के प्रमुख गीतकार हैं रविंद्र भ्रमर, रमेश रंजक, वीरेंद्र सिंह, शंभुनाथ सिंह, रमानाथ अवस्थी, गोपाल दास नीरज, बालस्वरूप राही, राम अवतार त्यागी, उमाकांत मालवीय, कुमार बेचैन, नाचिकेता, नईम, देवेंद्र शर्मा इंद्र, माहेश्वरी तिवारी, बुद्धिनाथ मिश्र आदि। आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता है खड़ी बोली में गद्य का विकास। इसका इतिहास बड़ा रोचक है। आरंभ में खड़ी बोली मेरठ, दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी। अरब, फारस और तुर्किस्तान से आए लोगों को अपनी बात समझाने में कठिनाई होती थी। तब भारतीय और विदेशियों ने एक दूसरे की भाषा के कुछ शब्द सीखकर बातचीत का मार्ग निकाला। इस प्रकार सिपाहियों की छावनी में एक खिचड़ी भाषा पकी, जिसके दाल चावल खड़ी भाषा के थे और नमक आगंतुकों ने मिलाया। धीरे धीरे खड़ी बोली के 3 रूप हुए। प्रथम शुद्ध हिंदी, जो साहित्यिक भाषा कही गई। दूसरी उर्दू, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र एवं कुछ हिंदुओं की बोलचाल की भाषा बनी। तीसरी हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदी उर्दू दोनों के ही शब्द प्रयुक्त होने लगे। गद्य बहुत पहले से लिखा जाना प्रारंभ हो गया था, पर अधिक लिखा नहीं गया। बादशाह अकबर के यहाँ गंग भाट था। उसने चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य में ही लिखी थी। हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा 4 प्रमुख लेखकों ने की। इनमें मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र पहले उल्लेखनीय हैं, फिर लल्लू लाल और इंशा उल्ला खां का महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस क्षेत्र में आते ही हिंदी में उन्नति का युग आया। बंगला नाटकों का अनुवाद हुआ, मौलिक नाटकों की रचना हुई, उपन्यास लिखे गए, निबंध रचना का प्रारंभ हुआ। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाल मुकुंद गुप्त इत्यादि ने गद्य साहित्य को भरपूर समृद्ध किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना और सरस्वती मासिक पत्रिका के प्रकाशन से हिंदी को उन्नति और प्रोत्साहन का मार्ग मिला। समालोचनाएं लिखी जाने लगीं। कथा साहित्य के क्षेत्र में
प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी इत्यादि ने अपूर्व योगदान दिया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम की ये एक झलक मात्र है, जिससे हिंदी की सशक्त परंपरा का पता लगता है। इतने कम समय में हिंदी साहित्य ने इतनी अद्भुत प्रगति की है कि आज विश्व साहित्य में उसका निजी महत्वपूर्ण स्थान है। उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, नाटक और कविता के क्षेत्र में विश्व की किसी भी भाषा के या तो समकक्ष है या उससे बढ़कर। अभी आप सुन रहे थे साहित्य विज्ञान कोश द्वारा प्रस्तुत हिंदी साहित्य का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम हिंदी साहित्य आशय एवं स्वरूप। शोध, आलेख एवं स्वर थे अरविंद कुमार कबीरपंथी के।